Yes, sir. So overall. We have discussed till question number 50. क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी वर्क वाज क्रेडिटेड टू प्रोफेसर एच वाई सिद्दीकी। तो एच वाई सिद्दीकी के द्वारा कौन कौन से मॉडल यहाँ पर दिए गए हैं सोशल एक्शन कम्युनिटी वर्क के? क्या होगा? पहला है नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल, जो कि सिद्दीकी के द्वारा दिया गया है। दूसरा है सिस्टम चेंज मॉडल और तीसरा है स्ट्रक्चर चेंज मॉडल। ये तीनों मॉडल सिद्दीकी के द्वारा दिए गए। व्हाट इज नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल? दैट फोकस, नेबरहुड का मतलब होता है कम्युनिटी, सो दैट फोकस ऑन द पार्टिसिपेशन, इसको बोल सकते हैं पार्टिसिपेटरी इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। दूसरा मॉडल है सिस्टम चेंज मॉडल। सिस्टम चेंज मॉडल कैसे काम करता है? रिफॉर्म लाना, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म लाना, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है। ओके। तीसरा है स्ट्रक्चर चेंज मॉडल। इसका मतलब क्या होता है? सोसाइटल स्ट्रक्चर में बदलाव करना, चेंज करना, उसका जो रूट कॉज है, ठीक है, उसको ठीक करना, एड्रेस करना। ये तीन मॉडल आएंगे आपके सिद्दीकी के अंडर, बाकी के नहीं है। तो ए, बी और डी, थर्ड विल बी राइट आंसर। ये कौन बी मार्क किया हुआ है? बी कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 52। ये तो हम लोग कितनी बार डिस्कस किए, अभी भी गलत कर रहे हैं आप लोग। what are the defining quality of little community? रॉबर्ट किसके द्वारा दिया गया, बताओ। ये लिटिल कम्युनिटी के बारे में किसके द्वारा चर्चा की गई? रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, इनके द्वारा एक कंसेप्ट डेवलप किया गया, कंसेप्ट ऑफ लिटिल कम्युनिटी। ओके। लिटिल कम्युनिटी का मतलब होता है एक छोटा समुदाय, छोटा समूह, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं? डिस्टिंक्टिवनेस, विशिष्टता, स्मॉल साइज, छोटा समूह, सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर होते हैं, होमोजेनिटी होती है, एक रूपता होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उनका यूनिक कल्चर होता है, ट्रेडिशन, वे ऑफ लाइफ, जो कि डिफरेंट होगी बाकी लार्ज कम्युनिटी से। साइज स्मॉल होती है बिल्कुल, क्योंकि पॉपुलेशन कम होती है, तो जो रिश्ते होते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं। एंड सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि वो खुद ही निर्भर करते हैं अपने आपस आपस में। एक छोटी कम्युनिटी होगी, लिटिल कम्युनिटी होगी, एंड दे उनकी जो बेसिक नीड होगी वो दैट कैन बी फुलफिल बाय देयर वन कम्युनिटी। दे आर नॉट रिलाइंग ऑन दी एक्सटर्नल सोर्सेज। और होमोजेनिटी का मतलब होता है एक रूपता, सोशल सिमिलैरिटी होती है, जैसे लैंग्वेज एक ही होगा उनका, रिलीजन या सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्टेटस एक प्रकार का होगा। तो ये होमोजेनिटी होती है। तो चारों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज बाई यूएनडीपी? यूएनडीपी के द्वारा जो एसडीआर रिपोर्ट जारी की जाती है, उसमें कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर पूछ रहा है डायमेंशंस के बारे में। तीन डायमेंशंस कौन कौन सी हैं? अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा फैक्टर होगा आपका एजुकेशन का, और तीसरा कौन सा होगा? अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीनों हो जाएंगे।
ठीक है, एक हेल्थ को लेकर के है, एक एजुकेशन को लेकर के है, तीसरा इनकम को लेकर के है। डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं होगा। क्लियर। इंडिया की रैंक जो है एसडीआर कितनी है? 134। लास्ट ईयर 132 थी। ठीक है, थोड़ा याद रखना। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जनसांख्यिकी लाभांश। इसका मतलब है कि कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? 15 से लेके 60 साल तक, 65 साल तक के एज वाले होंगे वो ज़्यादा होंगे व्हेन वी कंपेयर विद द नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, जैसे बच्चे और बूढ़े। ओके, इसको बोलते हैं। तो इसमें जो है अभी इंडिया आगे है क्योंकि इंडिया के पास वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी RPWD एक्ट 2016 वाज अमेंडेड टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज़। कौन कौन सी डिसेबिलिटी को ऐड किया गया है जो 2016 का RPWD एक्ट था उसमें अमेंड करके। इससे पहले अब जो आपका एक्ट था उसको हम बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD एक्ट 1955। ठीक है, उसके अंदर 7 डिसेबिलिटीज़ थी। ब्लाइंडनेस है, लो विजन, लेप्रोसी, सुनने की जो है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, मतलब मूवमेंट करने में डिफिकल्टी आ रही है, रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है, जैसे सर्विल फाल्सी है तो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में आएगा। सर्विल फाल्सी का मतलब पता है ना क्या होता है। उसके अलावा मानसिक रूप से मेंटल रिटार्डेशन और एक है मेंटल इलनेस। अभी क्या बोल रहे हैं कि कौन कौन से इंक्लूड की गई है, तो सर्विल फाल्सी तो है नहीं इसमें, सी वाला हटा दीजिए, बाकी करेक्ट हो जाएगा। तो सी जहाँ जहाँ उसको हटा दीजिए, तो ये दो ऑप्शन गए और बाकी के ये बी डी विल बी राइट आंसर। डी विल बी करेक्ट। क्लियर टू ऑल। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 55। हु इज़ द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल टास्क इन्वायरमेंट फॉर द वॉलंटियर। किसी भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में जो बाहरी जो एक्सटर्नल टास्क इन्वायरमेंट होता है उसका हिस्सा कौन कौन है? गवर्नमेंट, फंडिंग एजेंसी, स्टाफ, अदर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। इन्वायरमेंटल, ये आपका सॉरी, एक्सटर्नल टास्क इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि संस्था के अंदर या संस्था के जो बाहर हैं, बेसिकली जो भी इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन बीओ के बाहर होते हैं, आउटसाइड होते हैं, और जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं उस संस्था को, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल टास्क। जैसे गवर्नमेंट है, फंडिंग एजेंसी, ये भी इन्फ्लुएंस करती है बिकॉज फंड प्रोवाइड कराना, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना, ये भी आपका एक। नेक्स्ट है आपका अदर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस, जो कॉम्पिटिटर हैं या बाकी के जो संस्थाएं हैं समकक्ष, उनको भी हम ऐड कर सकते हैं। और नेटवर्क्स। स्टाफ आपका इंटरनल होता है संस्था के अंदर, तो सी नहीं होगा, बाकी के हो जाएंगे। सी हटा दीजिए, तो जहाँ जहाँ सी है उसको हटा दीजिए, बाकी के ऑप्शन आपके एक ही ऑप्शन बचा हुआ है तो करेक्ट हो जाएगा। इन केस फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता तो यू नो वेरी वेल कि जो स्टाफ होता है वो हमेशा इंटरनल होता है किसी भी संस्था में, तो इंटरनल होगा तो इसी वाला होगा नहीं ऑप्शन, तो ऐसे करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोल रहे हैं? थैलेसीमिया तो ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है।
हाँ, बेसिकली जो थैलेसीमिया जन्मजात बीमारी होती है, अ, जैसे पेरेंट्स से ही उसको जो है इनहेरिटेड होती है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, जिनको किसी स्पेशली बच्चों को होती है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम प्रोड्यूस होता है या प्रोड्यूस होना कम हो जाता है। इसी वजह से क्या होगा, एनीमिया होगा, खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, लाइफ लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए। Which of the following is a feature of Rights of Person with Disability Act 2016? A mental illness is specified as a disability. अभी हम लोग देखे थे, मैंने बताया था मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस। तो ये ऑप्शन होगा ही होगा, सी वाला ऑप्शन गया आपका। नेक्स्ट लिखा है कि राइट टू फ्रीडम फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 18 ईयर, जो बच्चे 18 साल तक हैं, 6 से 18 साल के, और उनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी। इज इट करेक्ट? ये भी सही है। नेक्स्ट है कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर रिजर्वेशंस होता है सीट्स में। कितना परसेंट? 7.5%। ये करेक्ट है गलत है? सर 7.5% नहीं होता शायद। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि ये इतना। ये इज इट अच्छा राइट? हाँ, इज इट राइट और रॉन्ग? ये गलत है। एंड 4% रिजर्वेशंस फॉर द सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन दी गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब में कितना रिजर्वेशंस होता है, और इंस्टीट्यूशंस में कितना रिजर्वेशंस होता है एजुकेशन में? सर एजुकेशन में 5% होता है और गवर्नमेंट जॉब में 4%। इज इट राइट? यस सर। तो ये आपका 3 से 4%, ये 3 से 5%। अब इसमें भी कैटेगरी होती है ना, जैसे कि जो कि डिसेबल्ड है, तो डिफरेंट कैटेगरी होती है डिसेबल्ड की। किसी को सुनाई कम देता है, जो कि कुछ विजुअली इम्पेयरमेंट है, कुछ लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, तो उसमें बढ़ जाता है 1-1% ऐसे करके डिफरेंट कैटेगरी में। तो वो 3 से 5%, 3 से 4%। तो ये वाला गलत है, सी वाला ऑप्शन। तो सी कहाँ पर है, इसको हटा दीजिए। और डी वाला जो है 4% रिजर्वेशन ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी सैम्पलिंग? प्रॉपर्टी सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? सर कि जहाँ पे हम मतलब सबको चांस मिलता है सैंपल में सेलेक्ट होने का, प्रोबेबिलिटी ये रहती है। बिल्कुल ठीक है कि एवरी यूनिट हैव द चांस टू सेलेक्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन। इज इट राइट? यस सर। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है कि द लार्जर द सैम्पल द मोर कॉन्फिडेंट वी कैन हैव इन द सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए आप सर्वे कर रहे हैं कोई, और पॉपुलेशन 10,000 है, और आपने सैंपल लिए हैं 500 फॉर एग्जांपल, ठीक है, और दूसरी तरफ सैंपल लिए हैं आपने 50। तो कौन ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा सैंपल्स जो होंगे, वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो लार्जर द सैंपल द मोर कॉन्फिडेंट वी कैन हैव इन द सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और ज़्यादा भरोसा होगा क्योंकि हमने ज़्यादा सैंपल ले लिए हैं, तो उससे और ज़्यादा समझ में आता है कि ये जो रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जनरलाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस सैंपल वी कैन ईजिली जनरलाइज अबाउट दिस पॉपुलेशन। ओके, जितना कम पॉपुलेशन होगा उतने हम कम कॉन्फिडेंट होंगे। यहाँ इसमें केवल इतना ही लिखा है, तो उसके बेसिस पे पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट मतलब यहाँ लिख रहे हैं, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा फर्दर आंसर में। नेक्स्ट लिख रहे हैं द मोर हेट्रोजीनियस द पॉपुलेशन,
जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होगी, विषमता होगी पॉपुलेशन में, विभिन्नता होगी, द मोर कॉन्फिडेंट वी कैन हैव इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सैम्पल ऑफ एनी पर्टिकुलर साइज। इज इट राइट? जी सर। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 100 सैंपल लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर बॉल्स हैं बहुत सारी, इसमें कुछ रेड है, कुछ ब्लैक है, कुछ ग्रीन है, कुछ येलो है। ये क्या दिखा रहा है? ये हेट्रोजेनिटी दिखा रहा है। हेट्रोजेनिटी मतलब क्या होता है? विषमता होता है। होमोजेनिटी मतलब होता है एक जैसी, एक रूपता। तो अगर इसके अंदर 100 बॉल्स के अंदर डिफरेंट बॉल्स हैं, ओके, और इसमें लिख रहा है कि द मोर कॉन्फिडेंट वी कैन हैव, क्या आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं बेस्ड ऑन द सैम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें से 10 सैंपल निकाल लिए, 10 बॉल्स निकाल लिए, और उसमें से मान लीजिए ब्लैक हैं सब, तो क्या आप बोल सकते हैं कि इसमें सभी बॉल्स ब्लैक हैं? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इसमें और भी है, क्योंकि पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस है, वो विभिन्न है। समझ में आ रहा है? यस सर। बिल्कुल। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आप कोई सर्वे करने जा रहे हैं किसी विलेज के अंदर, वहाँ पर लोगों का ऑक्यूपेशन, हम बोलते हैं जनरली कि गांव में, ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में सभी एक प्रकार का काम करते हैं, एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप किसी विलेज में गए, वहाँ पर कुछ लोग लेबर वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर वर्क में एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हेट्रोजेनिटी बहुत ज़्यादा है ना, होमोजेनियस नहीं है। ओके, तो जब हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन होगी तो हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अगर हम वो सैंपल ले लेंगे, और ज़रूरी नहीं कि वो सैंपल्स पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर पूरे गांव के अंदर सभी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो हम 10 सैंपल या 20 सैंपल या 100 सैंपल से बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी सैंपल, और वी कैन ईजिली जनरलाइज ऑन द ओवरऑल पॉपुलेशन कि यहाँ पर सभी लोग एक ही प्रकार का काम करते हैं। लेकिन ये 10 सैंपल्स 20 सैंपल से आप ये यहाँ पर नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं लोग, तो हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, राइट। तो ये आपका गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ लिखा होता है होमोजेनियस पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन होमोजेनियस है, जनसंख्या में एक रूपता है, तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। तीसरा लिख रहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दैट द सैंपल कंटेन डज नॉट अफेक्ट द सैंपल रिप्रेजेंटेशन अनलेस द फ्रैक्शन इज स्मॉल। बताइए क्या सही है, गलत है? रॉन्ग है सर। रॉन्ग क्यों है? वो पूरे प्रभावित नहीं करता है, ऐसा तो मतलब एक एक चीज़ को प्रभावित करता है ना। बिल्कुल। इवन अगर आपका जो सैंपल साइज ज़्यादा भी है ना, फॉर एग्जांपल ये मैंने सैंपल लिए थे 1000 लोग हैं, ये पीपल हैं, ऑल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अगर आपका सैंपल साइज ज़्यादा भी है, मान लीजिए आपने 100 ले लिया, 200 ले लिया, अगर ये 200 सैंपल सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इस पॉपुलेशन को, ओके, तो इसमें यही लिख रहा है ना, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन दैट अ सैंपल कंटेंट डज नॉट अफेक्ट द सैंपल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल, तो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अगर ये चाहे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर हेट्रोजीनियस है, अगर एक रूपता नहीं है सैंपल्स में या पॉपुलेशन में, तो 200 क्या 400 सैंपल ले लीजिए, वो भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे पूरी पॉपुलेशन को, ठीक है। सो जो लार्जर सैंपल कैन आल्सो बी एज ए अनरिप्रेजेंटेटिव, अगर वो सफिशिएंट रूप से जो पॉपुलेशन है उसमें उसका प्रोपोर्शन नहीं है। क्लियर? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था पहले वाला, उसमें अगर आपने 200 सैंपल लिए हैं और 200 सैंपल ऐसे हैं जो कि फॉर एग्जांपल ऐसे लोग हैं जो कि गांव के अंदर रहते हैं, ओपन मे बी दे आर नॉट इन्वॉल्विंग और दे आर नॉट वर्किंग एनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ओके, और आपने 200 सैंपल ले लिए हैं, तो क्या 200 सैंपल ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व है। लेकिन आपके जो सैंपल्स हैं वो इस प्रकार के हैं जो कि रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अनलेस द फ्रैक्शन इज स्मॉल, और चाहे पॉपुलेशन ज़्यादा हो कम हो, अगर वो प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करती है टोटल पॉपुलेशन को, तो गलत हो जाएगा ये वाला। फोर्थ है, अ इंक्लूसिव सैंपल फ्रेम में स्टिल यील्ड सिस्टमैटिक बायस इफ मैनी सैंपल्स मेंबर्स कांट बी कॉन्टैक्टेड। इज इट राइट? अगर ज़्यादा सैंपल्स अगर हम कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो सिस्टमेटिक बायसनेस आता है,
इज इट राइट? इवन सैम्पलिंग आपकी इंक्लूसिव है, आपने जो सैंपल लिए हैं वो वास्तविक रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन को, ये पॉपुलेशन है, और वास्तविकता में देखें तो सैंपल सही आपने सैंपल लिए हैं वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इंक्लूसिव सैम्पलिंग होने के बाद भी आपका जो फ्रेम है इंक्लूसिव है, स्टिल यील्ड सिस्टमैटिक बायसनेस, उसके बाद भी सिस्टमैटिक बायसनेस आ सकती है अगर मैनी सैम्पल्स कांट बी कॉन्टेक्टेड और रीच्ड। ओके, जैसे मान लीजिए आप फ़ोन सर्वे कर रहे हो, फ़ोन सर्वे के माध्यम से आप कॉल करके बातचीत करके आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अगर उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनका नंबर मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है, अगर आप उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में बायसनेस दिखेगा, क्योंकि आपने सभी से रेस्पॉन्ड नहीं लिया है जितने भी सैम्पल्स उसमें थे। तो देयर इज ए चांस कि अगर आप सैम्पल जो मेंबर हैं जितने भी सैम्पल्स के अगर कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं तो बायसनेस आ सकती है। इज इट क्लियर टू ऑल? जी सर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहे हैं कौन सा सही नहीं है। तो पहला तो कौन सा, हाँ ये तो ठीक है, 1 सेकेंड, ये भी सही है ये भी सही है, तो ये दोनों गलत हैं तो यही सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन फर्स्ट दिया है बी किसने दिया था? सत्या, अभी क्लियर है? बोलिए कुछ। सर ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पूछ रहा है ना, क्या ट्रू नहीं है करके? बोला कि कौन सही नहीं है, तो मतलब यहाँ पर ये जितने भी कथन दिए हैं वैसे तो 2 सही हैं हमारे, 2 गलत हैं। जो गलत है वही पूछ रहा है सही, क्योंकि यहाँ लिख रहा है कौन से सही नहीं है, तो ये दोनों सही नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 58। सर वो पिछला वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया मेरे को। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा बताइए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट? ये पूछ रहा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या नहीं आएगा पूछ रहा है ना। देखो वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को लेकर नहीं है, मतलब उस डेफिनेशन को लेकर नहीं है, उसके अंदर जैसे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बोल रहे हैं कि इसको आधार मानते हुए आपको बताना है, इसको अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को आधार मानते हुए देखें कि कौन से सही स्टेटमेंट नहीं है। बेसिकली आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट कौन से सही हैं कौन से गलत हैं बाई लुकिंग एट द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको ध्यान में रखते हुए। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जो भी हम सैम्पल्स ले रहे हैं वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब ये हुआ कि ये सैम्पल्स कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन को, दैट मीन्स एवरी यूनिट और एवरी सैम्पल हैव द चांस टू बी सिलेक्टेड ओके इन दी सैम्पलिंग फ्रेम फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। ठीक है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। अब इसको आपको मद्देनजर रखते हुए ये 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और बताने हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, तो ये तो सही लिखा है कि इंक्लूसिव सैम्पलिंग फ्रेम जिसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम यूज़ कर रहे हैं, स्टिल यील्ड सिस्टमैटिक बायसनेस, उसमें भी बायसनेस आ सकता है अगर सभी के सभी जो मेंबर हैं जो यूनिट हैं जो जितने सैंपल हैं अगर कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो ये ठीक लिखा है। ठीक है, पहला वाला यही लिखा था कि द लार्जर द सैंपल द मोर कॉन्फिडेंट वी कैन हैव इन दिस सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेशन। हाँ, उसकी विशेषता पूछ रहा है ना। उसकी विशेषता नहीं पूछ रहा है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन्होंने दे दिया एक टॉपिक, अब उसके अंदर उन्होंने और भी कई स्टेटमेंट बना दिए हैं और उन्होंने कहा कि आप इसको बेस मानते हुए आंसर दीजिए। विशेषता नहीं होगा, विशेषता तो ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट चीज़ होती है। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक है, अब वो टॉपिक दे दिया और बोला कि इसको ध्यान में रखते हुए आपको और बाकी के 4-5 क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। ओके, तो ये है, इसमें आपका कोई डेफिनेशन नहीं है इसका पर्टिकुलर कि आपको ये 4 ऑप्शन देख के टिक करना है। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है और उसके बेसिस पे 4 जो स्टेटमेंट दिए हैं क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, इवन अगर आपको ये वाला थोड़ी देर के लिए हटा भी दें, ठीक है, अब अगर आपसे बोला जाए कि इनमें से कौन स्टेटमेंट सही नहीं है, तभी आपको समझ में आना चाहिए कि किसके बारे में चर्चा कर रहा है।
ठीक है, ये तो जो क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया है, फिर भी अगर नहीं दिया होता तो भी आंसर आप लगा सकते हैं। वैसे भी लार्जर द सैम्पल द मोर कॉन्फिडेंट वी कैन हैव, सिंपल यही बोल रहा है कि अगर पॉपुलेशन जब कुछ है और उसमें से अगर सैम्पल साइज ज़्यादा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं जनरलाइज करने में अबाउट द होल पॉपुलेशन। तो इसके हाँ, लिए ये तो सही है। हाँ, इसके लिए आपको ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सैम्पलिंग कौन सी है। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। ठीक है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 58। आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया इज बिल्ड ऑन द फॉलोइंग पिलर्स। यहाँ पर 4-5 पिलर दिए हैं, इकानमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी, डोमेस्टिक मार्केट। आत्मनिर्भर भारत का जो उद्देश्य है, जो एम है कि इंडिया को और इंडिया के जो देशवासी हैं, सिटीजन हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनाना, सेल्फ रिलायंट बनाना, सभी सेंस में, सभी सेक्टर में। हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसकी कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना, जो डिपेंडेंसी होती है लाइक इम्पोर्ट्स हम करते हैं उसको कम करेंगे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ठीक है, ताकि देश के अंदर आर्थिक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ओके, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। सिस्टम का मतलब होता है कि गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम, उसको बेहतर करना, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना, ठीक है, ताकि जो बाहर से कंपनी इंडिया के आकर के यहाँ पर काम करें या अपने फर्म्स लगाएं। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना, बिजनेस के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करके देना, ईज़ ऑफ डूइंग बोलते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर करना। सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है, जिसके माध्यम से कोई भी अपने बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको इजी होता है, डिफ़िकल्टी नहीं होती है, इधर उधर नहीं घूमना पड़ता है अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस में। तो वो सभी ऐसा माहौल क्रिएट करके देना, सिस्टम बेहतर बनाना। वाइब्रेंट डेमोग्राफी का मतलब जो मैंने बताया अभी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, वो ज़्यादा है मैन वी कंपेयर विद द नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन लाइक चिल्ड्रन एंड दी ओल्ड एज। तो उस चीज़ का यूटिलाइज करना, उनको बेहतर स्किल्स प्रोवाइड कराना, ठीक है, सो दैट कि वो भागीदार बन पाएँ देश की ग्रोथ में। तो वाइब्रेंट डेमोग्राफी भी होगा। डोमेस्टिक मार्केट बेसिकली इसमें है नहीं, जो इन्होंने पिलर दिए हैं उसमें डोमेस्टिक मार्केट नहीं लिखा है। देखिए, डोमेस्टिक मार्केट वैसे भी इसमें आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि हमारा फोकस होता है इकोनॉमी में कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है, डिपेंडेंसी को कम करना, तो उसमें आ जाएगा, अलग से नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ई हटा दीजिए, बाकी करेक्ट हो जाएंगे। हाँ, संजय कुमार, अच्छा ये, हाँ, इसमें जो 5 पिलर हैं उसमें एक और है डिमांड। ठीक है, वो भी ऐड कर लेना। ये 4 हो गए और 5वां ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 59। विच इज द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम इन दी मेंटल हेल्थ इन इंडिया। मेंटल हेल्थ को लेकर के जो पॉलिसी प्रोग्राम बने हैं सरकार के, उसको लेकर के कौन सा कथन सत्य है। देखिए, ये तो आपको पता होगा कि बेसिकली आंगनबाड़ी का क्या काम होता है, आंगनबाड़ी वर्कर्स का, ठीक है, वो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर हैं बोल सकते हैं। ये ICDS के तहत बनाया गया था। इनका क्या काम होता है कि बच्चों की देखभाल करना, चाइल्ड हेल्थ, छोटे जो बच्चे होते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, और अर्ली एजुकेशन, जिसको बोलते हैं अर्ली एजुकेशन, उनको पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर ये सब काम करते हैं, प्रोग्राम को, ICDS प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, ये काम होता है आंगनबाड़ी वर्कर का। तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मेंटल हेल्थ को लेकर के बात कर रहे हैं उस पॉलिसी प्रोग्राम का, तो ये उसका हिस्सा नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन गया, एक ही ऑप्शन बचा। क्लियर। और वैसे भी ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस,
तो ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं। ये वो भी करेक्ट है, तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, ग्रुप वर्कर्स शुड बी फेमिलियर विद 4 टाइप ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स क्या होती है हम लोग चर्चा की है कई बार, आपको बताना है कौन से 4 प्रकार के ग्रुप डायनेमिक्स में सोशल वर्कर ग्रुप वर्कर को फेमिलियर होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो ऑप्शन में 4, यहाँ पर स्टेटमेंट 5 दिए हैं लेकिन ऑप्शन 4 दिए हैं, मतलब आपको 4 ही चूज करना है। जो ज़्यादा रेलेवेंट आपको लग रहे हैं वो मार्क करिए। पोजिशनिंग वन सेल्फ इन द मोस्ट कंफर्टेबल सिचुएशन, जो ग्रुप वर्कर होंगे क्या वो अपने आप को मोस्ट कंफर्टेबल सिचुएशन में रख सकते हैं? तो ज़रूरी नहीं सिचुएशन किस प्रकार की है पता नहीं होता है ना, कंफर्टेबल है अनकम्फर्टेबल है दैट इज़ नॉट, सो पता नहीं है तो ये आपका होगा नहीं। वैसे भी सोशल वर्कर का काम ये नहीं होता है कि वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में रहे, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन को बढ़ाना, पैटर्न को समझना, और ग्रुप के अंदर कोइंसिवनेस एंड अट्रैक्शन फॉर इस मेंबर, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली ग्रुप डायनेमिक्स की जो डेफिनेशन है ना उसमें आ जाएगा सब। सोशल कंट्रोल जैसे नॉर्म्स रूल्स स्टेटस, ये भी ग्रुप की गतिशीलता को निर्धारित करती है। एंड ग्रुप कल्चर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर। क्लियर टू ऑल, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 61, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस यूज अब्यूज़। मादक द्रव्यों के सेवन का शिकार है कौन कौन? अ पर्सन एडिक्टेड टू अल्कोहल, अ पर्सन डिपेंडेंट ऑन द नार्कोटिक ड्रग्स, नशीली दवाएं जो यूज़ करते हैं लेते हैं, एंड पर्सन एडिक्टेड टू द एरेटिक ड्रग्स, और पर्सन एडिक्टेड टू फार्माक्यूटिकल ड्रग्स, जो दवाइयाँ होती हैं अगर उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, ज़्यादा एडिक्टेड हो जाएंगे तो वो। देखिए कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर वो एडिक्शन के केस ही बनता है। सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स और फार्माक्यूटिकल ड्रग्स सभी। इरेटेड ड्रग नहीं होगा क्योंकि ये तो आपका ये जैसे कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं ना, कोका कोला है, पेप्सी है, ये सब आता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, बाकी करेक्ट है। ए बी डी कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी। ओके, कोल्ड ड्रिंक वगैरह एरेटेड ड्रग में आता है वो, ऐसा कोई अल्कोहल या इस प्रकार का ड्रग नहीं जिसमें ज़्यादा नशा हो, इस प्रकार का कुछ भी। अब ऑल्दो ये सभी भी कहीं ना कहीं हेल्थ को इम्पैक्ट करती है नेगेटिवली, लेकिन वो ड्रग में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 62, लिमिटेशंस और बाउंड्रीज और प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन इज अ रिजल्ट ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की तो थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि इस प्रिंसिपल को हमको फॉलो करना चाहिए एज ए सोशल वर्कर, ठीक है। अब नीचे उन्होंने ऐसी कंडीशन दी हैं कि आपको बताना है क्या सही है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि क्लाइंट के जो अधिकार हैं उनको एक्नॉलेज करना, कि जो भी चॉइसेस हैं वो खुद बनाएं। आप उनको गाइड कर सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ओके, लेकिन फाइनल डिसीजन होगा दैट इज़ टेकन बाय द क्लाइंट एंड ही हैज़ द राइट टू मेक डिसीजन, मेक चॉइसेस। बट उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ बाउंड्री होती हैं। क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे केसेस के अंदर? पहला लिखा है क्लाइंट कैपेसिटी फॉर पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सेल्फ डिटर्मिनेशन, अ फ्रेमवर्क ऑफ सोशल एंड मोरल गुड, लिमिटेशंस अराइजिंग फ्रॉम द लॉ एंड अथॉरिटी। अगर लॉ अथॉरिटी लिमिट करती है तो फिर जो क्लाइंट की सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो प्रिंसिपल्स है उसको रोका जा सकता है या उस पर लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट रिटर्न में लिख रहा है कि अनरिटन स्टैंडर्ड ऑफ नॉर्म्स, कम्युनिटी के जो रूल्स रेगुलेशन है, नॉर्म्स है, उनकी वजह से भी किसी व्यक्ति का जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल है उसको हम रोक सकते हैं। लास्ट लिख रहा है कि लिमिटेशंस अराइजिंग फ्रॉम दी एजेंसी फंक्शंस, ओके।
जो एजेंसी है, पॉलिसी है, जो गोल होते हैं किसी भी संस्था के, वो भी कहीं ना कहीं इम्पोज कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं, कंस्ट्रेंट। क्या आंसर होगा? पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके, अब आंसर दीजिए। क्लाइंट कैपेसिटी फॉर पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव सेल्फ डिटर्मिनेशन। देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लैक है, समझने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में या डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी होती है उसको, तो हम उसको ऑटोनॉमी नहीं दे सकते, है ना। या ऑटोनॉमी देंगे तो उसको हम गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो ऐसे क्लाइंट जो कि किसी बहुत ही सीवियर मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनको हम जो ऑटोनॉमी होती है सेल्फ डिटर्मिनेशन की, वो खुद चूज़ कर पाएँ कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो नहीं चूज़ कर सकते क्योंकि वो मानसिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं है। तो ऐसे केस में हम लिमिट कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को। पहला ठीक है। दूसरा लिख रहा है कि द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल एंड मोरल गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, जो समाज की जो वैल्यू सिस्टम है, सोसाइटी की जो मोरल वैल्यूज़ होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, ओके, अगर वो उनको लेकर के, जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट है, कोई ऐसी अनइथिकल एक्टिविटी कर रहा है या इलीगल एक्टिविटी कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए, तो उसको तो रोका जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि उसके पास अधिकार है कि वो कुछ भी करेगा। समथिंग विच इज़ नॉट राइट, नॉट मोरली गुड और एथिकली करेक्ट, तो उसको रोका जा सकता है। तो ऐसा एक्ट जो कि ठीक नहीं है सोशली और मोरली और एथिकली, देन वहाँ पर लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं। तीसरा लिख रहा है कि लिमिटेशंस अराइजिंग फ्रॉम द लॉ एंड अथॉरिटी। तो अगर कोई भी कानून ओवरराइड कर सकता है किसी व्यक्ति के सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल को, ओके, पब्लिक सेफ्टी के लिए या कुछ ऐसे लीगल कंस्टेंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, ऐसी डिजीज़ जो कि स्प्रेड हो सकती है। अब अगर व्यक्ति चाहे कि हमको कोई मेडिसिन नहीं लेना है या हमको ट्रीटमेंट नहीं कराना है, तो फिर कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं उसको देंगे तो वो स्प्रेड करेगी बीमारी और बाकी लोगों को हो सकती है। तो लॉ एंड अथॉरिटी जो है उस पर लिमिटेशन लगा सकती है ऐसे केसेस में, जहाँ पर वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते किसी प्रकार के मेडिकल ट्रीटमेंट को। ठीक है, कभी कभी ऐसे एक्शंस लेने पड़ते हैं कि अगर चाहे व्यक्ति का मन हो या ना हो, लेकिन कंडीशंस देख करके उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, अदरवाइज़ फिर बाकी लोगों को वो डिजीज़ फैल सकती है। सो द लिमिटेशंस अराइजिंग फ्रॉम द लॉ एंड अथॉरिटी, ये भी आपका लिमिटेशंस में आ जाएगा। नेक्स्ट है द अंडरटेन स्टैंडर्ड ऑफ नॉर्म्स एंड कमिटी का जो मैंने बताया, इसमें भी आपका आ जाएगा वो लिमिटेशंस अराइजिंग फ्रॉम द एजेंसी फंक्शंस। इसका क्या, इज इट राइट और रॉन्ग? लिमिटेशन अराइजिंग फ्रॉम द एजेंसी फंक्शन, ठीक है। एजेंसी जैसे कोई भी एनजीओ है, काम करता है बच्चों के अधिकार को लेकर के, चाइल्ड राइट को लेकर के, ठीक है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो कि ऐसा डिसीजन ले रहा है जिससे कहीं ना कहीं बच्चों के अधिकार को लेकर के वो, या चाइल्ड लेबर का केस बन रहा है, ऐसा कुछ भी जो कि अफेक्ट करेगा बच्चों के अधिकार को, तो वहाँ पर जो एजेंसी है वो लिमिटेशन लगा सकती है, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट को लेकर के, अगर कोई इन्वायरमेंटल कंसर्न ज़्यादा बढ़ जाएंगे किसी व्यक्ति के डिसीजन लेने इस पर, तो फिर वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। क्लियर? बोलिए पांचों। हाँ, सर ये सोशल वर्कर के लिए हुआ, और सोशल वर्कर के लिए जो क्लाइंट से बात कर रहा है या क्लाइंट को कुछ ये कर रहा है, उस पर लिमिटेशन लगेगा? नहीं, अभी तो पूरा समझे नहीं आप। इसमें ये लिख रहा है लिमिटेशंस ऑफ बाउंड्री ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लाइंट है, जो व्यक्ति है, उसको अधिकार होता है ना डिसीजन लेने का खुद का। सोशल वर्कर उसको अधिकार, मतलब उसके पास अधिकार होता है, सोशल वर्कर अलाउ करेगा, दैट मीन्स सोशल वर्कर को फॉलो करना है वो प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल का नाम है क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसका मतलब है कि क्लाइंट को अधिकार है कि वो अपनी चॉइसेस खुद बना सकता है, वो डिसीजन खुद ले सकता है, लेकिन उसके डिसीजन रोके जा सकते हैं। जो लिखा है लिमिटेशंस, उसके डिसीजन रोके जा सकते हैं इन सभी केसेस में। पहला केस यहाँ ऐसा है कि जब क्लाइंट का मानसिक रूप से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो डिसीजन ले नहीं सकता, अगर वो लेगा तो गलत ले सकता है, तो उस केस में हम उसको नहीं लेने देंगे डिसीजन। या तो उसके पेरेंट्स लेंगे या कोई सोशल वर्कर लेगा डिसीजन उसके बेसिस पे, या कोई एजेंसी जो कि सही तरीके से उसको गाइड कर सकती है। तो ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल हैं, ये व्यक्ति के हैं, क्लाइंट के हैं, जो बेनिफिशियरी है। ओके सर।
ठीक है, तो ये आपके करेक्ट हो जाएंगे, पहला वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टिपिकल फीचर ऑफ बेबेरियन ब्यूरोक्रेसी। तो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी के यहाँ पर फीचर पूछ रहे हैं वो। ब्यूरोक्रेसी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब जो वर्क है वो डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द लाइक किसी व्यक्ति के पास क्या क्या स्किल्स है उसके आधार पर उसको जो है काम दिया जाता है, उसकी एफिशिएंसी, उसकी स्पेशलाइजेशन के आधार पर। तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, बिल्कुल होता है। हिरार्की बनी होती है प्रॉपर, हाँ, प्रॉपर एक अथॉरिटी रहती है, डिसीजन मेकिंग पावर उसी के हाथ में होती है, एक चैन ऑफ कमांड होती है, ठीक है। किसी भी संस्था के अंदर आप जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से एक अथॉरिटी फिगर होगा, ऊपर सबसे ऊपर जो हेड होगा उसके नीचे फिर मैनेजर होंगे, इस प्रकार से मल्टीपल हिरार्की बनी होती है। तो हिरार्की होगी, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब होता है कि जो भी मतलब रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जो संस्था है या जो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से हम इंश्योर करते हैं अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, तो उसके लिए जितने दस्तावेज होते हैं उनको हम इकट्ठा करते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं, ओके, सो दैट कि जो हम परफॉर्मेंस वगैरह है उसको ट्रैक कर पाएँ, एवेल्युएशन कर पाएँ प्रॉपर तरीके से। अगर मान लीजिए रिकॉर्ड करेंगे नहीं तो एवेल्युएट क्या करेंगे, एवेल्युएट नहीं कर पाएंगे तो परफॉर्मेंस नहीं देख पाएंगे और फिर ट्रांसपेरेंसी रहेगी नहीं। तो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना पूरे के पूरे जो कुछ भी वर्क है उसको। ये जो इसमें जो है रिश्ते पर्सनल नहीं होते, इम्पर्सनल, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो डिसीजन लिया जाएगा उसके द्वारा, ब्यूरोक्रेट के द्वारा, वो दैट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ना कि अपने खुद के हिसाब से या खुद के पर्सनल या सब्जेक्टिव फैक्टर पे वो डिसीजन नहीं ले सकता है। बोलेगा बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसी है उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। तो ये पर्सनल नहीं आएगा, ओके। इम्पर्सनल अगर होता है तो करेक्ट हो जाता है, ये गलत है। एक ऑप्शन बचा तो बी आर करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें। जी सर। क्वेश्चन नंबर 64, मेंशन द वे इन विच क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस डिफर फ्रॉम द क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। बोल रहे हैं कि जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस होता है किस प्रकार से भिन्न है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस से, किस तरीके से। 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट लिखा है कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है दैट एम्फेसिस ऑन दी सीकिंग यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, इज इट राइट, रादर देन सेंसिटिविटी टू No, sir. कॉन्टेक्स्ट। ये बेसिकली क्वांटिटेटिव का होता है, ठीक है, जहाँ पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं फिर फाइंडिंग निकालते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा है कि द फोकस ऑन मीनिंग्स रादर देन द क्वान्टिफिएबल फिनोमेना, इज इट राइट। यस सर, राइट है। हाँ बिल्कुल, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस होता है जहाँ पर हम फोकस होता है कि जो भी कोई सोशल कॉन्टेक्स्ट या सोशल फिनोमेना है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसको लेकर के उसका मतलब निकालना, उसके परसेप्शन डेवलप करना, लोगों से बातचीत करके इंटरव्यू के माध्यम से या डिफरेंट एक्सपीरियंस के माध्यम से लोगों के उस कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करना। तो बेसिकली द फोकस ऑन द मीनिंग, ये सही लिखा है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ द मैनी डेटा ऑन द फ्यू केसेस रादर देन द फ्यू डेटा ऑन द मैनी केसेस, इज इट राइट। यस सर। हाँ, क्योंकि देखिए हमेशा जो क्वालिटेटिव स्टडी होता है वो कम ही डेटा पे होता है ना, क्योंकि आपको जो है क्वालिटेटिव में क्या होता है कि आपके पास सैंपल्स कम होते हैं, 2 से 300 400 सैंपल होंगे, ठीक है। तो उस कम सैंपल पे हम जो है जनरलाइज करते हैं पूरी पॉपुलेशन पे। तो कलेक्शन ऑफ द मैनी डेटा ऑन द फ्यू केसेस कम होंगे। जैसे केस स्टडी है तो केस स्टडी में हम लोग जो है फॉर एग्जांपल 5 फैमिली आपने ले ली स्टडी करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यू जस्ट वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इन द विलेज,
छोटा विलेज होता है, आपने वहाँ से 10 फैमिली ली है, 5 फैमिली ले ली, उसके बेसिस पे आप जनरलाइज कर रहे हो, तो जी जनरलाइजिंग ओवर दी 500 फैमिली, क्योंकि आप पूरा गांव तो लोगे नहीं, सैंपल उतना कर नहीं पाओगे डेटा कलेक्शन, तो कम सैंपल लिए जाते हैं। तो कलेक्शन ऑफ द मैनी डाटा ऑन द फ्यू केसेस रदर देन दी फ्यू डाटा ऑन द मैनी केसेस, तो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका प्रिज्यूमिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ वैल्यू फ्री इंक्वायरी, इज इट पॉसिबल? इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव की। क्वालिटेटिव के अंदर सब्जेक्टिव कोई भी रिसर्चर होगा, ठीक है, उसकी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, खुद का अपना एक जो परसेप्शन होता है, सब्जेक्टिविटी होती है, तो वो हमेशा रहेगा। पूर्ण रूप से हम उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है, ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है, जहाँ पर हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें सब्जेक्टिविटी व्यक्ति की, जो रिसर्चर है खुद की, उसमें दिखाई देगी उसके काम में, ठीक है। बायसनेस रहेगी, बायसनेस हमेशा नजर रहेगी, 100% नहीं हट सकती, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा वो। तो ये भी करेक्ट क्या है, तो ये गलत हो जाएगा। ये मानना कि जो वैल्यू फ्री इंक्वायरी हो सकती है रिसर्च के अंदर, तो ये गलत है, ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वैल्यू अटैच रहेगी, थोड़ा बहुत तो सब्जेक्टिविटी रहती है। दो ऑप्शन गलत। क्वांटिटेटिव पे ये बोल सकते हैं कि वैल्यू फ्री हो सकती है क्वांटिटेटिव पे? हाँ, हो सकता है, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है और वो डेटा ऑलरेडी फैक्चुअल डेटा होता है, पूरा बोल सकते हैं नंबर्स होते हैं, तो अगर कैलकुलेशन सही है, सब कुछ करेक्ट है, उसमें भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी हम फार्मूला यूज करते हैं उसको कम करने के लिए, बट स्टिल हम थोड़ा बोल सकते हैं कि व्हेन वी कंपेयर विद द क्वालिटेटिव, तो जो क्वांटिटेटिव स्टडी है उसमें जो है बायसनेस कम होती है, ठीक है। जी सर। तो आपका बी और सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, the following category of children are eligible for being placed under the foster care. क्या बोल रहे हैं कि adoptable children between the age of 6 to 8 old who do not get adopted within the period of 2 years after they were legally declared free for the adoption. देखिए जेज एक्ट के अनुसार कि जो एज है ना अडॉप्शन के लिए, वो कितना है, 18 साल से छोटे बच्चे, चिल्ड्रन अंडर दी एज ऑफ 18, वही लीगली अडॉप्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एज लिमिट अगर नहीं मैच कर रहा है उसको हटा दीजिए, 20 लिखा है, यहाँ पर 21 लिखा है, दो ऑप्शन देख लीजिए, ये तो वैसे ही कट गए आपके। लास्ट वाला लिखा है चिल्ड्रन विद दी स्पेशल नीड। हाँ, अगर ऐसा केस बनता है कि स्पेशल नीड ऐसे कोई बच्चे हैं, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, अगर वो अडॉप्ट नहीं हुए हैं विद इन दी 1 ईयर, जब वो लीगली डिक्लेयर हुए हैं अडॉप्शन के लिए, तो उनको रखा जा सकता है फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल केस है, एज कुछ भी हो सकती है इसमें, और या फिर अडॉप्टेबल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 8 ईयर ओल्ड एंड हु डू नॉट गेट अडॉप्टेड, अगर उनको अडॉप्ट नहीं किया गया 2 साल के अंदर, तो वो जो है दैट कैन बी प्लेस अंडर द फर्स्ट ईयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 66, जल्दी से आंसर दीजिए, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ टर्म दी गई हैं, एजिज्म, अबलिज्म, एरोसेंट्रिज्म और एथनोसेंट्रिज्म। एजिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पर हम एक ग्रुप को, जो कि एज में ज़्यादा है या बूढ़े लोग हैं, उनको लेकर के एक उनको डिस्क्रिमिनेट करना, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, उनको लेकर के प्रेजुडिसेस डेवलप करना या डिस्क्रिमिनेट करना ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के आधार पर, उम्र के आधार पर, उसको बोलते हैं एजिज्म, ठीक है। एबलिज्म का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन बाय द एबल्ड बॉडी,
ठीक है। जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, सोशल एक्सक्लूजन होता है एबल्ड बॉडी के द्वारा, उसको बोलते हैं एबलिज्म। तो आप देखो पहले क्या करेक्ट हो सकता है। होल्डिंग अ प्रेजुडिशियल व्यू अबाउट द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर एज, उम्र के आधार पर। दूसरा है एबलिज्म। एबलिज्म का मतलब हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ एबल्ड बॉडी। इसका मतलब एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए सरकार के द्वारा ऐसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया या पब्लिक स्पेस क्रिएट किया गया कि जो कि एबल्ड बॉडी के लिए ठीक है, लेकिन जो डिफरेंटली एबल पर्सन है, जो विकलांग लोग हैं, वो शायद एक्सेस नहीं कर सकते उस इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, ऐसे पार्क बनाए गए जहाँ पर उनको चढ़ने चढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से रैंप नहीं बने हैं, तो उनको डिफ़िकल्टी होगी। तो मतलब काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है इन दी फेवर ऑफ एबल्ड बॉडी, कि जो कुछ बनाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वो एबल्ड बॉडी के फेवर में है, लेकिन डिसेबल्ड के पर्सन के फेवर में नहीं है। ओके, तो वही एक एग्जाम्पल हो गया डिस्क्रिमिनेशन का। इसी प्रकार से जैसे कि पहला मैंने बोला था एजम, एज के आधार पर, जैसे ये मान के चलो कि जो बूढ़े लोग हैं वो दे आर नाउ नॉट कैपेबल टू लर्निंग न्यू थिंग्स, और नए स्किल्स वो नहीं सीख सकते। ये हमारा अजम्पशन, ये जो प्रेजुडिस है रिलेटेड टू द ओल्ड एज पर्सनस, उसको बोलते हैं एजम। यूरोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है कि यूरोपियन कल्चर और जो उनकी प्रैक्टिस है उसके आधार पर देखना। बाकी जैसे कि मान लीजिए दूसरा अपने कल्चर को ज़्यादा सुपीरियर मानना और दूसरे कल्चर को इन्फीरियर मानना, ये जनरली अंग्रेज किया करते थे। तो उसको एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं यूरोसेंट्रिज्म। ठीक है, कि यूरोपियन कल्चर जो प्रैक्टिसेस है उसको सुपीरियर मानना, उसको बेहतर मानना व्हेन वी कंपेयर विद द अदर कल्चर। ठीक है, ये हो गया यूरोसेंट्रिज्म। तो ये करेक्ट हो जाएगा सेकंड से, द व्यू यूरोपियन कल्चर प्रैक्टिसेस एज सुपीरियर टू द ऑल। नेक्स्ट है आपका एथनोसेंट्रिज्म, एथनिसिटी। इसका मतलब हुआ कि हम जजमेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं या प्रेजुडिस तैयार करते हैं अबाउट अदर पीपल बेस्ड ऑन देयर बिलीफ, बेस्ड ऑन देयर कल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, उसको बोला जाता है। जैसे मान लीजिए दूसरे ग्रुप के लोगों की भाषा को, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को क्रिटिसाइज़ करना और अपने खुद के कल्चर को जो है सुपीरियर मानना, वो हमारा आएगा एथनोसेंट्रिज्म। डी विल बी राइट आंसर। क्लियर? ये क्लियर, चारों क्लियर है? एग्जाम में आता है, एग्जाम में कोई भी आ सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखना इनमें से जो टर्म दी गई हैं चारों, और भी टर्म बन सकती हैं, तो एग्जाम में आता है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, लास्ट में इस प्रकार से दिया होगा, तो बेसिकली वो डिस्क्रिमिनेशन की ये बात कर रहे हैं एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से। अब किस प्रकार से है वो आपको देख लेना है, यहाँ पर क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर बेरिस्ट के नाम दिए हैं और यहाँ पर अप्रोचेज दी गई हैं। एथनोमैथोलॉजिकल अप्रोच। एथनोमैथोलॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है? बताइए क्या करेक्ट होगा? इसका मतलब क्या होगा? ये हम आई थिंक पहले पढ़े थे यूनिट 5 में, मैंने क्या बताया था? एनीवन? किसी को पता है? जल्दी से बताइए। सर पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा है। देखिए, ये जो अप्रोच है इसका जनरली यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए इंडिया के बाहर से कोई इंडिया में आए, वो लोग स्टडी करें हमारे यहाँ पर आकर के ट्राइबल एरिया में या शहरों में या गांव में, ठीक है, क्योंकि हमारा जो जीने का तरीका होता है, रहन सहन होता है, या जो हमारा डेली प्रैक्टिस रीजनिंग होती है डेली की,
वो डिफरेंट होती है बाकी कंट्री से। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम है, ठीक है, अगर एग्जांपल में समझे कि ट्रैफिक को एग्जांपल ले सकते हैं, तो हमारे यहाँ का जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी जगह से। ऑल्दो प्रैक्टिसेस एक ही प्रकार की होती है, लेकिन हमारे क्या यहाँ क्या पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब चाहे लाइट रेड हो या ग्रीन हो, लोग घुस जाते हैं, कहीं ये नहीं देखते हैं कहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है कि नहीं है, जहाँ उनको जाना वहाँ चले जाते हैं। गाड़ियाँ भी इधर से उधर जा रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई भी कहीं से घुस रहा है। तो ये क्या है, एक अलग तरीके का बोल सकते हैं। अगर कोई बाहर से आएगा व्यक्ति जो कि इंडिया का नहीं है तो उसको काफ़ी डिफरेंट लगेगा। तो बेसिकली जब हम किसी जगह का वहाँ का जो सोशल ऑर्डर है या जो सोशल क्यूज़ हैं, जो इंटरेक्शन है लोगों का, जो बेसिक या जो अनरिटन रूल्स हैं, अब इसमें कोई रूल तो नहीं है, लेकिन जनरली ऐसे किसी का एक्सीडेंट होता नहीं। अगर वो डायरेक्ट घुस जाता है, उसको पता होता है कि यहाँ पर हाथ मारेंगे तो यहाँ रुक जाएगा और आसानी से निकल सकते हैं, भले ही जो है ट्रैफिक लाइट रेड हो या ग्रीन हो, जनरली हो जाता है। और रास्ते में गाय भैंस भी घूम रहे होते हैं, तो वो जनरली बाकी कंट्री में नहीं होता है। तो ये जो बेसिक या जो अनरिटन रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होती हैं सोसाइटी की, ये जो हम डेली बेसिस पे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ओके, डेली बेसिस की जो प्रैक्टिसेस होती हैं जिनका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, तो उसको समझना, उसको स्टडी करना, वो हमारा कहलाता है एथनो मैथोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। किस प्रकार से हम आई कांटेक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे सिग्नल्स दे रहे होते हैं एक दूसरे को बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, जो क्यूज़ होते हैं, ओके, जो गेस्चर्स होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि डिफरेंट बनाती हैं बाकी लोगों से, उस चीज़ को स्टडी करना हमारा आएगा एथनो मैथोलॉजिकल अप्रोच में। क्लियर? यस सर। तो ये क्योंकि इसमें जो व्यक्ति यहाँ का होगा उसको तो पता रहता है सब कुछ, वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति बाहर का है, जो कि इस सेटिंग में नहीं रहा, इस सोशल सेटिंग में नहीं रहा है, उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है। वो एकदम देख करके बहुत ही अचंभत फील करेगा, उसको लगेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर ट्रैफिक सिस्टम चल रहा है। ऐसे बाकी चीज़ों में हो सकता है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन। सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन मतलब क्या होता है? मीट का नाम आता है इसमें। क्या होता है? सर वो सिंबल के थ्रू। ठीक है। कि बेसिकली जैसे कि मान लीजिए क्लासरूम के अंदर ही है, हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को, आप कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर क्लासरूम ऑफलाइन होता है तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में कैसे एक दूसरे को समझ पाते हैं, डिफरेंट गेस्चर के माध्यम से, वर्बल क्यूज़ के माध्यम से उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना हमारा सिंबॉलिक इंट्रैक्शन में आता है। जी सर। नेक्स्ट इसमें इनके बारे में क्या लिखा है, ड्रामेटिकल अप्रोच। इसको पढ़िए, प्रोनाउंस करिए, और क्या है इसका मतलब, क्या होता है? बेसिकली ये टर्म आई हुई है ड्रामा से। एक ऐसी अप्रोच जहाँ पर बताइए क्या चीज़ है? नाटकीय दृष्टिकोण, नाटकीय आसान है भाषा मतलब बोलने में। नाटकीय दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो कि एक जैसे होता है ना थिएटिकल परफॉर्मेंस होती है, उसके आधारित होता है। नाटक के थ्रू किसी को समझाना, जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह। नोट, हाँ, कोई भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब का इंटरव्यू देने जाता है, तो जब व्यक्ति जॉब का इंटरव्यू दे रहा होता है तो उस टाइम पे उसका जो मैनेजम होगा, उसका जो बातचीत करने का तरीका होगा, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका होगा, वो बहुत डिफरेंट होता है। उस समय पर हर एक व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल होगा, बहुत ही केयरफुली बात करेगा, अपने आप को मैनेज करेगा, इम्प्रेस करेगा, अपने आप को प्रेजेंट करेगा बेहतर तरीके से, और मतलब इस तरीके से कि सामने वाला उससे इम्प्रेस हो जाए। इसी प्रकार से जो नाटकीय दृष्टिकोण होता है कि जो व्यक्ति जो कि नाटक कर रहा है, जो एक्टर है, स्टेज पर खड़ा हुआ है, ओके, वो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि जो जनता है, जो ऑडियंस बैठी हुई है, उसको जो है उसको प्रशंसा करे या उसको जो है अप्रिशिएट करे। उसके जो मैनरिज्म है, उसके जो अपीयरेंस है, उसकी जो लैंग्वेज है जो कि यूज कर रहा है, वो इस प्रकार की होनी चाहिए। दैट शुड बी फेवरेबल, कि उसको लोग अप्रिशिएट करें, ठीक है। उसको बोलते हैं नाटकीय दृष्टिकोण। एक्सचेंज अप्रोच का मतलब क्या है, ये तो पता ही होगा, सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, जहाँ पर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि किसी भी रिश्ते में अगर कोई व्यक्ति है तो उससे उसको क्या बेनिफिट, क्या नुकसान हो सकते हैं। ओके,
पेयर कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ये चारों टर्म समझ में आ गई। जी सर। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन बहुत लेंदी है। पॉलो फेरेरी, सोलोनेस्की, बी मुलेली एंड महात्मा गांधी। ये तो आसान क्वेश्चन है, आई थिंक हो जाना चाहिए। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की बात की थी फॉलो फेरेरी ने, मैंने कई बार बताया हुआ है। तो ए विल पेयर विद द सेकंड। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, ई वाला हट गया ऑप्शन, ई वाला हट गया। अब नेक्स्ट है आपका सोलोनेस्की का जो मॉडल है आपका सोशल कम्युनिटी मॉडल। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट के साथ पेयर, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी, प्रिविलेज एंड ऑपरेशन है आपका, ये हो जाएगा बी मुलेली एंड महात्मा गांधी सोल फोर्स। सोल फोर्स का मतलब क्या हुआ? आत्मिक बल। आत्मिक बल कहाँ से आता है? जी देखिए, महात्मा गांधी की जितने भी जो अप्रोचेस थी, जो प्रिंसिपल उन्होंने फॉलो किए, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, जो उनकी फिलॉसफी थी, उसी पर आधारित है कि ये मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पावर है आत्मीय बल की, या जिसको बोलते हैं पावर ऑफ लव, ठीक है, पावर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की ताकत, प्यार की ताकत ज़्यादा मजबूत होती है बजाय कि वायलेंट तरीके से। ओके, तो ये बेसिकली उनकी जो फिलॉसफी है उसी पे रिलेटेड है, सोल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। ये आसान क्वेश्चन है। कौन सी रिपोर्ट से लिया गया है पांचों 5 जेंट्स? पेपर के। वेबर, विलियम बेवरेज, सर बेवरेज रिपोर्ट पूरा नाम ये है, विलियम बेवरेज ने उन्हें बनाया था। हाँ, विलियम बेवरेज के द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी। और उस रिपोर्ट का नाम क्या था पूरा? सोशल इंश्योरेंस अलायंस करके सर ऐसे कुछ रिपोर्ट का नाम था। सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज, बिल्कुल। यही पांच बड़ी समस्याओं की उन्होंने बात की थी सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए, सोशल रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। बांट, स्कॉलर, डिजीज, इग्नोरेंस, आइडल। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, आंसर डी होगा, आप लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पर स्टैटिकल टेस्ट दिए गए हैं, काई स्क्वायर, मनोवा, एनकोवा और अनोवा। क्या आंसर होगा? देखिए, अनोवा हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? एनीवन? नॉन पैरामेडिकल। नहीं, किस कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो तो ठीक है। कि मान लीजिए आपके पास 2 ग्रुप हैं। जहाँ पे क्वालिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वालिटी। जहाँ पे गुणात्मक चीजों की बात करते हैं, इसको मेजरमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकते ना उसमें। ठीक है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी लाइक अनोवा और अनकोवा या मनोवा? इन दोनों में कंपेयर हो सकता है। जहाँ पर हमारे पास 2 या 2 से अधिक ग्रुप होते हैं तो उनको कंपेयर करने के लिए हम स्टैटिकल टेक्निक यूज करते हैं, अनोवा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 प्लांट है, 2 प्लांट की वैरायटी है, उनकी हाइट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। या मान लीजिए और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इनकम, एवरेज इनकम कंपेयर कर सकते हैं 2 डिफरेंट ग्रुप की।
वहाँ पर जहाँ पर दो या दो से अधिक आपके ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं, इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है मैनोवा। मैनोवा का मतलब क्या है? जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि अनोवा के अंदर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जहाँ पर आपका मैनोवा का मतलब होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। इसका मतलब हुआ कि आपके पास मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे एंड जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो भी एक या एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल नोट्स में दिया होगा कि जो टीचिंग मेथड अगर आप स्टडी करना चाहते हैं द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड, तो ये आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ओके, तो ये हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो जहाँ पर हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड ऑन द डिफरेंट लाइक सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ओके, जहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा है तो वहाँ पर हम मनोवा यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो व्हेन वी कैन एनालाइज द रिलेशन बिटवीन द मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन एंड मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको हम बोलते हैं मनोवा मल्टीवेरिएट, वेयर वी हैव मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल और वन एंड मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंट सब्जेक्ट में। हाँ, डिफरेंट सब्जेक्ट में, जैसे कि आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये जो है ये आपका मनोवा से निकल सकता है, क्योंकि इसमें फिर क्या होता है कि हम असाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रैंडमली हम असाइन कर सकते हैं स्टूडेंट को डिफरेंट ग्रुप में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्रुप ए बना लिया हमने, ग्रुप बी बना लिया और ग्रुप सी बना लिया। ग्रुप ए को जो है मान लीजिए मेथड ए से पढ़ाया गया, ग्रुप बी को मेथड बी से पढ़ाया गया, ग्रुप सी को मेथड सी से पढ़ाया गया। इस तरीके से डिफरेंट ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम मनोवा यूज कर सकते हैं। मेथड मतलब वो है टीचिंग मेथड, जो मैं बात कर रहा था, टीचिंग मेथड ये है ना, ये वाला, तो हो जाएगा आपका मनोवा। यहाँ पर मल्टीवेरिएट डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी आल्सो 1+। एक होता है आपका एनकोवा। एनकोवा का मतलब क्या है? सी का मतलब होता है यहाँ पर क्या? कोवेरियंस या कोवेरिएट बोल सकते हैं। इसको थोड़ा बताइए कोई, एनीवन? नो? देखिए, हम जनरली हम बात करते हैं कि हमको दो ग्रुप को कंपेयर करना है। सो व्हेन वी कंपेयरिंग टू ग्रुप, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर अगर कोई वेरिएबल ऐसा है उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं या उसके इम्पैक्ट को, उसके इफेक्ट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोवेरिएट। ठीक है, इसको हम इसके लिए अनुकोवा बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टेक एनी एग्जांपल, वही एग्जांपल ले लेते हैं टीचर वाला, टीचिंग मेथड। ठीक है, और ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा हो गया आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ यू वांट टू असेस द इफेक्ट ऑफ द टीचिंग मेथड ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिन बच्चों को जो है डिफरेंट टीचिंग मेथड से पढ़ाया जा रहा है, कोई टीचिंग मेथड से, और उनकी बच्चों की परफॉर्मेंस देखी जा रही है, तो ये डिपेंड हो सकता है, ये भी फैक्टर हो सकता है कि हो सकता है बच्चों को पहले से फिर नॉलेज हो, कुछ पहले से अगर नॉलेज है बच्चों को, फॉर एग्जांपल कुछ भी नॉलेज हो सकता है, पहले से कुछ पढ़ा होगा उसने या पहले क्लास में कुछ ज़्यादा पढ़ लिया होगा, तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए अगर हम कोई टेस्ट लेते हैं, कोई मॉक टेस्ट ले रहे हैं, तो अगर बच्चों को पहले से नॉलेज है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसका रिजल्ट पे दिखेगा। कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ सकता है बिकॉज ऑफ उनको पीरियड नॉलेज था। तो ये जो चीज़ है, इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट कम करना है या इसको कंट्रोल करना है, तो इसको बोलते हैं कोवेरिएट। ठीक है, या
वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल जो कि इम्पैक्ट कर सकता है दोनों के रिलेशन को. सो व्हेन वी कंपेयर द मीन्स बिटवीन द टू ग्रुप, ओके, वी हैव टू कंट्रोल दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम कोवेरिएट्स. क्लियर? जी सर. ओके, तो इसको हम एनकोवा को बोलेंगे. काई स्क्वायर तो पता होगा क्या होता है. व्हाट इज काई स्क्वायर? गुडनेस ऑफ फिट. काई स्क्वायर का हम यूज़ करते हैं जो डिफरेंट कैटेगरी वेरिएबल्स हैं उसके बीच में एसोसिएशन को एग्जामिन करने के लिए. ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला करेक्ट होगा. इसको पढ़ लेना एक बार. अभी देखो ये जनरली हम लोग पढ़ते नहीं हैं, वैसे मनोबा कनकोबा ये सब कहाँ है सिलेबस में ऐसा कुछ. हाँ सर, पहली बार जब पढ़ा तो दिमाग से उखड़ गया था ये. तो ये सब नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो बस जानबूझ के दे देते हैं कि अब बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम बर्बाद करेंगे ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट, और टाइम निकल जाएगा. तो अगर आपको लगे जब भी कि ये मान लीजिए आपका यूनिट 5, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, आपको पता है, आप खूब कॉन्फिडेंट है कि हमारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे सब, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको दिखें कि आपको लग रहा है कि इसमें टाइम बर्बाद हो सकता है या आंसर गलत हो सकता है, तो उसको छोड़ दिया करो, उसको बाद में देखा करो. भले ही आपका वो टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो, अच्छी कमांड हो उस पर, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट दे देते हैं वो लोग. तो कुछ क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम में कि जो कंफ्यूज करने के लिए रहते हैं, टाइम बर्बाद करने के लिए. हाँ, लेकिन ये है कि अब जैसे काई स्क्वायर के बारे में पता होगा, अनोवा के बारे में, तो उससे भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं डी के साथ 4 पेयर है, फर्स्ट है, थर्ड है, सेकंड, मतलब बेसिकली कोई भी डबल पेयर नहीं है, तो कन्फ्यूजन कम है. अगर आपको पता है कि अनोवा या काई स्क्वायर क्या होता है तो भी आंसर आप लगा सकते हैं. तो ये क्वेश्चन में जो है स्कोप रहता है कि अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकल सोचें समझें तो ऑप्शंस के बेसिस पे भी आंसर लगा सकते हैं. ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये. क्वेश्चन नंबर 71, आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा. नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो. नॉमिनल का एग्जांपल हो गया जैसे कि मान लीजिए जेंडर, मेल फीमेल, ठीक है, कैटेगरी होती है, इसको हम रैंक नहीं कर सकते ना. रैंक कैसे करेंगे? मेल पहले, फीमेल पहले, कौन आएगा पता नहीं. या जैसे कलर हो गया, रेड, ग्रीन, येलो, इसको हम रैंक नहीं कर सकते. ठीक है, इसलिए हमारा नॉमिनल हो गया. ऑर्डिनल क्या होता है? इसको हम रैंक कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, लो है, मीडियम है या बहुत हाई है. तो यहाँ पर हम रैंक कर पा रहे हैं कि लो पहले आएगा, फिर मीडियम आएगा, फिर हाई आएगा. यहाँ पर हम भी ईजिली रैंक कर सकते हैं. फिर होता है आपका इंटरवल. इंटरवल का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसमें कोई इक्वल डिस्टेंस नहीं पता चल रहा था. जैसे हमारी लो है और मीडियम है और हाई है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है वो पता नहीं चल रहा. केवल हम इसको रैंक कर सकते हैं, पता चल रहा है कौन छोटा कौन बड़ा है, लेकिन वास्तविक जो इक्वल डिस्टेंस इसके बीच में, कैटेगरी के बीच में है कितनी है नहीं पता. ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी ज्ञात होती है, दैट है इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द कैटेगरी, जो डिफरेंट कैटेगरी है उसके बीच में, लेकिन ये ट्रू जीरो नहीं होता है. ओके, इसका कोई एग्जांपल इंटरवल स्केल का? जैसे टेम्परेचर वगैरह हो गया सर. ठीक है, और कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं? टेम्परेचर का तो हर जगह लिखा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल IQ लेवल है. ठीक है, IQ लेवल में क्या होता है कि IQ स्कोर हम चेक करते हैं, मेजर करते हैं इंटरवल स्केल में. क्यों करते हैं? कि जैसे मान लीजिए जो डिफरेंस है IQ स्कोर के अंदर, वो तो आपका उसके बीच में जो गैप होता है बराबर होता है. फॉर एग्जांपल किसी का IQ लेवल 100 है और 110 है, ठीक है, और 110 और 120, तो ये जो 10 पॉइंट हैं इसमें और इसमें भी 10 पॉइंट का गैप है, तो ये तो इक्वल है. लेकिन अगर हम ट्रू जीरो का मतलब जीरो बोल दें कि IQ जो है, IQ लेवल जीरो होता है, तो जीरो नहीं होता है. IQ लेवल का जो
जो बेसिकली जीरो का मतलब ये नहीं है कि कोई बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है, कि इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप टाइम का देख लीजिए, घड़ी घड़ी हम लोग देखते हैं, जो 12 o'clock है वो हम उसको रेफरेंस मान के चलते हैं, ठीक है। अगर हम किसी से बोलें कि भाई 3 से 6 बजे और 6 से 9 बजे, इसके बीच में क्या डिफरेंस बराबर है, तो बिल्कुल बराबर डिफरेंस है, ओके। लेकिन 12 का मतलब ये नहीं होता है कि जीरो टाइम हो गया, वो केवल आपका एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो बेसिकली जो ट्रू वैल्यू होती है वो इसमें नहीं होती है, इंटरवल स्केल में, ठीक है। समझ में आ रहा है? जी सर। सो वी टेक 12 o'clock वी टेक एज ए रेफरेंस, इसी प्रकार से बाकी में, लेकिन वो 12 बजे मतलब जीरो टाइम नहीं होता है, उसका भी समय है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका रेशियो में क्या होता है, मतलब रेशियो में आपका ट्रू जीरो वैल्यू भी होती है, जैसे वेट है, हाइट है, इसको हम आसानी से जो एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस होती हैं वो आपकी रेशियो में होती हैं, ओके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, क्राइम विदाउट विक्टिम, कॉर्पोरेट क्राइम और राइट कॉलर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। क्राइम विदाउट विक्टिम, गैम्बलिंग, फ्रस्ट्रेशन, ये आपके आएंगे क्राइम विदाउट विक्टिम, ओके। तो क्या होगा, हाँ, कॉर्पोरेट क्राइम, करप्शन वगैरह, टॉक्सिक पॉल्यूशन, ये भाई। वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, स्टॉक मैनिपुलेशन करना, प्राइस फिक्स करना, फ्रॉड करना, फ्रॉड वगैरह भी इसी में आ जाएगा। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्लीनेंसी थेफ्ट, चोरी, जैसे प्रॉपर्टी को चुरा लेना या डैमेज कर देना, किसी प्रकार से डिस्ट्रक्ट कर देना, नुकसान पहुंचाना प्रॉपर्टी को, वो आपका क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी आता है। पेयर कर लीजिए क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, इसका मैं मार्क कर देता हूँ आंसर, आप लोग पढ़ लेना, ऑप्शन नंबर डी होगा। केसबर्ग रेजिमेंट से बाकी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इनके बारे में हम लोग कल डिस्कस किए थे। मेधा पाटकर के बारे में आपको पता होगा, सोशल वर्कर विद द डिस्प्लेस्ड पीपल एंड कम्युनिटी। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी ये मेधा पाटकर। सो दिस इज फॉर द डिस्प्लेस्ड पीपल एंड कम्युनिटी, तो सी विल पेयर विद द फर्स्ट। एक ही ऑप्शन है आपका, और तो करेक्ट कर देगा, आप देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, ये भी ईयर है, ईयर आपको पेयर करना है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, जी सर। तो ये विल पेयर विद द थर्ड, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 76, कल ही डिस्कस किए थे आपका NAPSWI 2005, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर, एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क कितना होगा 1960, इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क। ईयर देख लो थोड़ा सही है कि नहीं है। कॉन्फ्रेंस वाला शायद 1957 है। 1957, जी। ओके, हाँ 18 तो शायद नहीं होगा, एक बार देखना पड़ेगा। 1957 अगर होगा तो फिर आपका डी कौन सा है, 1957
ठीक है, अगर मान लीजिए तो फिर सी आएगा, ठीक है, बी आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, ये तो होगा नहीं, तो आंसर नहीं मैच करेगा। इज इट राइट 1957? जी सर, मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा सीक्वेंस डी सी बी ए। इसको एक मिनट, ओके, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 1948 कोई बोल रहा है? अरे यार गलत मत कर देना कुछ। रागनी, इज इट राइट 1948 और 1957? मुझे चेक करना पड़ेगा, एक मिनट रुको, जब तक इसका आंसर दो। नाइनटीन 70 दिख रहा है कहीं पर? ये तो नहीं है, चलो मैं चेक कर लूँगा उसको। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर दीजिए। ओके, फिर भी सीक्वेंस वो करेक्ट होगा, पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का। देखो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस 1936, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1946, इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, काशी विद्यापीठ 1947, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले आएगा सी, डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, हाँ या ना बोलते जाइए। जी सर। क्वेश्चन नंबर 78, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस इन द ट्रीटमेंट ग्रुप। अवेयरनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, रिटेंशन ऑफ द ऑब्जर्वर, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एबिलिटी एंड बिहेवियरल एक्चुअल परफॉर्मेंस। सबसे पहले क्या आएगा? अवेयरनेस। पहला जो स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग का, कि जो ऑब्जर्व है, जो व्यक्ति है, जो कि देख रहा है किसी को, किसी व्यक्ति को, ठीक है, कि वो किस प्रकार से एक्ट कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। दूसरा होता है रिटेंशन ऑफ द ऑब्जर्वर। रिटेंशन मतलब क्या हुआ कि ऑब्जर्वर ने जो कुछ देखा, जो कुछ ऑब्जर्व किया, उसको रिटेन कर पाना, उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाना, उस एक्शंस को जो देख रहा है वो उसको मेमोरी में रख पाना, ऑब्जर्व कर पाना, लेटर यूज़ के लिए, बाद में यूज़ के लिए। ठीक है, वो होगा रिटेंशन। नेक्स्ट क्या आएगा? परफॉर्मेंस एबिलिटीज़ ऑफ द ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर के अंदर इतनी एबिलिटी होना चाहिए कि वो रेप्लिकेट कर पाए जो कुछ देखा हुआ है, जो कुछ उसने देखा हुआ है उसको दोबारा से कर पाए, उस सेम बिहेवियर को। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे देख कर के सीखते हैं, तो जो परफॉर्मेंस एबिलिटी होती है ऑब्जर्वर की, कि हमने जो देखा है, जो समझा है, उसको हम दोबारा से रेप्लिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके, फिजिकल कैपेबिलिटी हो सकती है, कॉग्निटिव एबिलिटी हो सकती है, कि किसी भी एक्ट को दोबारा से दर्शा पाना, रेप्लिकेट कर पाना, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्जर्वर। फिर आएगा आपका
मोटिवेशन ऑफ परफॉर्मिंग, इसका मतलब हुआ कि ऑब्जर्वर इतना मोटिवेटेड होना चाहिए कि वो परफॉर्म कर पाए उस बिहेवियर को, ठीक है। अब उसमें मोटिवेशन के लिए कुछ भी हो सकता है, उसको कुछ बेनिफिट लग रहा होगा या कुछ सीख रहा होगा, उसको कुछ नई लर्निंग डेवलप हो रही होगी, तो उसके लिए वो मोटिवेशन है। या उसको कुछ प्राप्त करना है, या कुछ जैसे कि अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स उनको अप्रिशिएट करेंगे तो वो मोटिवेशन की तरह काम करता है, तो उसको हम दोबारा से परफॉर्म कर पाते हैं। किसी भी एक्ट को जो हमने देखा है, जो कॉपी किया है, उसको दोबारा रिपीट करना। जैसे जो है पेरेंट्स बच्चों से बोलते हैं, छोटे बच्चों से, अच्छा ऐसा करके दिखाओ, तो वो उसको करते हैं, उनको लगता है पेरेंट्स खुश होंगे, तो दोबारा रिपीट करने की कोशिश करते हैं, वो उनके लिए वो मोटिवेशन है, ठीक है। लास्ट में आता है बिहेवियरल एक्चुअली परफॉर्म बाय द ऑब्जर्वर। सो ऑब्जर्वर दे शुड एक्चुअली परफॉर्म द बिहेवियर जो उन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ है, जो उन्होंने प्रैक्टिस किया है, जो उन्होंने रिहर्सल किया है, उसको दोबारा दोहराना, रिपीट करना। अब आपको इन सभी पांचों स्टेटमेंट को देख करके नहीं लग रहा है कि किसी थ्योरी से रिलेटेड है? बंडोरा की थ्योरी। हाँ, अल्बर्ट बंडोरा की जो थ्योरी है, उनकी जो थ्योरी लर्निंग थ्योरी, तो उन्होंने बताया है कि ये कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला होता है अटेंशन, जिसके माध्यम से लर्निंग होती है। ये बताते हैं केवल देखने से लर्न नहीं हो सकता है, उसमें ये 5 स्टेप्स अगर हम फॉलो कर पाते हैं तभी वो लर्निंग पूरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, जो मैंने बताया परफॉर्मेंस, और फोर्थ है आपका मोटिवेशन, और फिफ्थ नंबर का है बिहेवियर, जो देखा हुआ है उसको परफॉर्म करना, बिहेवियर परफॉर्म्ड। तो ये पांचों स्टेप्स अगर पूरे हो जाते हैं तो पूर्ण रूप से लर्निंग कंप्लीट होती है। ओके, जी सर। सो नाउ यू कैन मार्क ABCD, यही सीक्वेंस है क्या? हाँ ठीक है, ये नहीं होगा, ABD होगा। Fourth होगा। हाँ फोर्थ होगा ना, D आएगा। अवेयरनेस, रिटेंशन एंड परफॉर्मेंस, उसके बाद मोटिवेशन, लास्ट में एक्चुअली परफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। द बिगिनिंग फेज ऑफ सोशल केस वर्क प्रोसेस, द स्टडी इंटेल द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले क्या आएगा? एफर्ट मेड टू कोप अप विद द प्रॉब्लम। देखिए पहले तो प्रॉब्लम पता रहनी चाहिए ना, ये तो आएगा नहीं पहले। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, सेट प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम के बारे में जानना तो जरूरी है। द नेचर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन लास्ट में आता है। कॉज एंड इफेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो। तो बेसिकली हमको पता चल गया कि सबसे पहले आएगा B, द नेचर ऑफ प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम। पहला स्टेप होता है कि हमको प्रॉब्लम को जानना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है क्लाइंट के द्वारा। तो सबसे पहले उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि लोगों को, क्लाइंट को क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या परसीव कर रहे हैं, किस प्रकार की समस्या है। सो द नेचर ऑफ प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जहाँ पर B पहले आया हुआ है। तो ऐसे करके आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी के आप देख लेना। फिर आएगा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? आपने एक बार प्रॉब्लम प्रेजेंट कर दी, अब आपको असेस करना है कि जो है प्रॉब्लम किस प्रकार की है, उसकी अर्जेंसी लेवल क्या है, प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे, कौन सी समस्या पहले एड्रेस करना है, तो वो सिग्निफिकेंस में आ जाएगा। तो B के बाद C आएगा। तो ऐसे ही बाकी क्रम आ जाएंगे, पढ़ लेना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस दिए गए हैं, आपको बताना है इन दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये भी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या आएगा? किसी भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में सबसे पहले होता है डिफाइनिंग स्टेज। डिफाइन करते हैं जहाँ पर एम एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर के, ठीक है। B पहले आएगा। क्या हो गया, हैंग कर गया क्या?
तो सीक्वेंस वाइज ही दिया हुआ है ना सर, प्लानिंग पहले आता है, फिर डिफाइनिंग, फिर डिलीवरी, अच्छा, एग्जीक्यूटिंग एंड क्लीन अप। तो प्लानिंग किस चीज़ का करोगे? सेकंड होगा सर। प्लानिंग करना है तो प्लानिंग तो किसी चीज़ का करोगे ना। ये सर पहले डिफाइन करेंगे फिर प्लान कर। तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा, बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, द करेक्ट सिक्वेंशियल फेज इन द जॉब एनालिसिस। ये हम लोग डिस्कस किए हैं 2-3 बार, तो जल्दी आंसर बताइए। देखिए, कोई प्रोग्राम और कोई प्लान हम बना रहे होते हैं, प्लान प्रिपेयर कर रहे होते हैं जॉब एनालिसिस के लिए, तो पहले हम उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या मेथड्स यूज़ करेंगे, हम क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने वाले हैं, ज़रूरत है, वो सब पहले तैयारी करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ जॉब एनालिसिस प्रोग्राम आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये पहले आ जाएगा, तो ये वाला बी ऑप्शन गया और ये वाला गया। अब देखिए बी ए के साथ है, सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स टू बी एनालाइज। जिन जॉब्स को हमको एनालाइज करना है, ओके, जैसे मान लीजिए किसी जॉब पर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो हमको उसका एनालिसिस करना है, तो उसमें से कुछ सैंपल हम ले लेंगे, तो वही कहलाएगा रिप्रेजेंटेशन के। आउट ऑफ 100 पोस्ट्स आपने 10 सैंपल लिए हैं उस पर्टिकुलर जॉब से, उस पर्टिकुलर पोजीशन से, ठीक है। जैसे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, तो ये पोजीशन है, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, अगर आपको इसका एनालिसिस करना है तो आपने कुछ सैंपल ले लिए, तो होगा आपका सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स टू बी एनालाइज। तीसरा आएगा कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा। कलेक्शन कैसे करेंगे? थ्रू द इंटरव्यू, थ्रू द सर्वे, कई प्रकार के ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हो सकता है, क्वेश्चन आर भेज करके हम कर सकते हैं। तो ए बी ई आ जाएगा, यही ऑप्शन है। फिर आएगा सी और डी, डिस्क्रिप्शन और जॉब एनालिसिस। अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है बताओ? जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब होता है जॉब के रिगार्डिंग, कि भाई क्या क्या जिम्मेदारी होगी उस पोजीशन पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, ओके, एक्सपेक्टेशंस, वो सब आएगा आपका जॉब स्पेसिफिकेशन में, डिस्क्रिप्शन में। और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा कि उस पोजीशन की, रिलेटेड क्वालिफिकेशंस वगैरह। हाँ, स्किल क्या क्या है, क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, अनुभव, एक्सपीरियंस, ओके, और क्या जो भी करेक्टरिस्टिक चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो वो आपका है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर टू ऑल? यस सर। क्वेश्चन नंबर 82, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, विजन, मिशन, गोल, स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। बी आंसर। क्या आएगा? बी बी फर्स्ट ई आएगा, प्लान प्रोग्राम्स। पहले क्या आएगा? विजन, मिशन, गोल, स्टार्ट, पहले विजन आएगा, एक एक करके बोलिए। ई आएगा पहले, ई पहले विजन आता है फिर मिशन। वही तो पूछ रहा हूँ, पहले विजन आएगा, मिशन आएगा, स्ट्रैटेजी आएगा। देखो, पहले विजन आएगा सर। सबसे पहले विजन आता है, पहला स्टेप होता है कोई भी संस्था जो होती है उसका जो एक लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस होती है ना उसकी, कुछ कि ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगी संस्था की, किस प्रकार का काम करेगा संस्था, क्या काम करना चाहती है फ्यूचर में, विजन, विजन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। जैसे कोई संस्था है काम कर रही है बच्चों एजुकेशन को लेकर के, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन को लेकर के, तो वो चाहते हैं कि पूरी इंडिया में जो है हर एक बच्चा को शिक्षा मिले, तो ये उसका विजन है। फिर आता है मिशन। मिशन का मतलब क्या हुआ? अब मिशन ये है उनका कि जो इनका विजन था चाइल्ड एजुकेशन को, तो सभी को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, सोर्सेस प्रोवाइड कराना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना। जो भी कम्युनिटी जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, नहीं पढ़ पाते हैं बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स, तो ये इनका मिशन होगा कि किस प्रकार से हम
जो है एजुकेशनल फैसिलिटी रिसोर्सेज मुहैया कराएं उन सभी लोगों को जो कि एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। फिर आएगा गोल। गोल का मतलब है कि मान लीजिए इन्होंने बोल दिया कि एक साल में 10,000 बच्चों तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए, ये उनका एक साल का गोल हो गया। अब उस गोल को अचीव करने के लिए वो एक्टिविटी करेंगे। तो पहले ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और डी ओ ई में पहले कौन आएगा बताओ? ये पहले रहेगा सर। सब पहले प्लान बनाएंगे ना। देखिए पहले स्ट्रैटेजी आएगी ना पहले, कि प्लान आएगा? सर एक्टिविटी भी तो लिखा है ना उसमें। ठीक है, तो पहले प्रोग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, प्रोग्राम का मतलब क्या होगा? प्रोग्राम मतलब कुछ भी हो सकता है। ये जो है मिशन इनका है कि अगर एजुकेशन प्राप्त पहुंचाना है सब तक, तो प्रोग्राम की जाएगी, प्लानिंग की जाएगी। उसके बाद आपका आएगा एक्टिविटीज़, लास्ट में एक्टिविटी होंगी। ठीक है, अब एक्टिविटी में जैसे कि अवेयरनेस कैंपेन है, एजुकेशन को लेकर के लोगों तक पहुंचना, उनको अवेयर करना, जागरूक करना, लोकल स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनसे कांटेक्ट करना, उनके साथ पार्टनरशिप करना, ये सभी एक्टिविटी होंगी उसमें। ओके, पहला वाला करेक्ट हो गया आंसर, बोलिए। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1950, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। कमीशन ऑफ सती एक्ट, डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 और प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो पहले क्या आएगा बताओ, बताइए पहले क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा सर। ये आएगा, ये में क्या है सबसे पहले? ए? जी सर, इमोरल ट्रैफिकिंग। ये क्यों आएगा पहले? अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सॉरी सर, सॉरी। हम्म सर असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि मतलब छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की ओर आते हैं। तो डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की ओर, हाँ सर। मतलब आपका ये हो जाएगा पहले- अवरोही क्रम, हाँ सर। और ये दूसरा होता है आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। ये अब क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या लिखा है? डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले बड़ा क्या है? 2013, तो बी पहले आएगा, फिर आएगा 2005 ई आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वहाँ ऊपर क्या लिखा है, डिसेंडिंग लिखा है, असेंडिंग लिखा हुआ है। सर मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, यही ध्यान देना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। आप जैसे मान लो आपको सब कुछ पता है, बस आपने ऊपर वाला गलत पढ़ लिया और आंसर वो पहले ही दे दिएंगे, सबसे आगे दे देंगे कि आप उस पर टिक करके आगे निकल जाओ। तो ये वाला करेक्ट होगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टिपिकल सीक्वेंसिंग फॉर द डिसिप्लिनरी एक्शन? किसी भी संस्था में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक ओरल वार्निंग दी जाती है कि पहले अगर रिटन वार्निंग दिया जाए या पेनल्टी एक्शन लिया जाएगा, सस्पेंशन किया जाएगा, टर्मिनेशन किया जाएगा, उससे पहले शुरुआती स्टेज होती है कि जैसे कोई एम्प्लॉई है, कोई सोशल वर्कर की संस्था में काम करता है, तो उसका व्यवहार कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके लिए अगर किसी प्रकार का जो है क्या होगा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई सोशल वर्कर है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, जो भी उसकी बोल सकते हैं कि
टारगेट उसको पूरा नहीं कर रहा है तो उसको एक ओरल वार्निंग दी जाएगी। दूसरा होता है रिटन वार्निंग, लिख करके एक नोटिस जारी किया जाएगा उन सभी एम्प्लॉय के लिए, उन सभी सोशल वर्कर के लिए कि जिनका कंडक्ट है, इनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। तो आपका सेकंड ए आएगा, डी आएगा, फिर आपका इंक्वायरी बैठेगी कि भाई समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है। इन्वेस्टिगेशन होगा प्रॉपर तरीके से पूरी सिचुएशन का डिटेल में, और लास्ट में आएगा पेनल्टिव एक्शन। टर्मिनेशन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? एट्टी फोर का डी फोर पूजा लोधी नहीं, 4 आपने क्यों मार्क किया? थोड़ा आप देखिए उसको क्या लिख रहा है इसमें, सीक्वेंस फॉर द डिसिप्लिनरी एक्शन। सॉरी सर, वो मैंने देखा नहीं था, मतलब पहले ओरल वार्निंग देंगे। नहीं दीदी, यही तो गलती नहीं करना है ना। फिर अगर लाइव क्लास में करने का फ़ायदा क्या हुआ अगर आप पढ़ के गलत कर रहे हैं तो हैबिट जो है चेंज करना पड़ेगा। गलतियाँ नहीं करनी, जो छोटी मिस्टेक होती है ना, सिली मिस्टेक, एग्ज़ाम में 1-2 नंबर कम आएंगे, उतने में JRF रह जाता है बच्चों का। बहुत सारे बच्चे हैं जो एक नंबर से रह गए हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। गलतियाँ कब कब होती हैं? जब हमको आता है क्वेश्चन। मेजॉरिटी जो छोटी गलतियाँ होती हैं उसी क्वेश्चन में होती हैं जिसके बारे में हमको पता है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 85, अरेंज द सोसाइटी फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट। पुराने काल से लेके आज तक को सही क्रम में लगाना है। पहले देखो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी हुआ करती थी, एकदम नोमैडिक लाइफ स्टाइल हुआ करती थी। ठीक है, हंटिंग गैदरिंग, फिशिंग करना, या जो कुछ भी प्लांट है उनको इकट्ठा करना, फूड वगैरह ये सब, तो हंटिंग गैदरिंग आएगा। तो ये 2 ऑप्शन गए। अब ए और ई में देख लीजिए कौन हो सकता है। पैस्टोरल सोसाइटी और ये आपका, ये तो होगा नहीं, ई तो होगा नहीं क्योंकि ये तो अभी प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे हम। तो ये वाला ऑप्शन गया, एक ही ऑप्शन बचा। तो ये तो आपका हो गया ऑप्शन एलिमिनेशन मैथड। अब हम बात करेंगे एक ऑप्शन की। हंटिंग गैदरिंग हो गया, फिर आएगा आपका पैस्टोरल सोसाइटी। पैस्टोरल का मतलब क्या होता है कि पशुपालन करना, लाइव स्टॉक फूड के लिए और बाकी रिसोर्सेज के लिए, तो उन पर ज़्यादा रिलाई करना, उनको रेज करना जहाँ पर लोग पशुपालन करते हैं ज़्यादा। तो ये हो गया। उसके बाद आएगा डी, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था, जहाँ पर लोग जो है छोटे लेवल पे फार्मिंग करते थे, सेल्फ सफिशिएंट, कि जितना उसमें खेती किया उतना अपना खाने पीने के लिए हो गया, और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो आपका कहलाएगा हॉर्टिकल्चर। फिर आएगा आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जहाँ पर लोग सरप्लस प्रोडक्शन करना शुरू किए, मशीन्स का यूज़ करना शुरू किया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना की, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेसर, इस बाकी के जो मशीनरी होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करते हैं, जहाँ पर सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन किया जाता है बेचने के लिए भी, वो आपका हो गया एग्रीकल्चर सोसाइटी। फिर आएगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी लास्ट में। ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, सोशल वर्कर कुड नॉट अचीव द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन इन इंडिया एंड देयर इज द डेथ ऑफ सेल्फ अक्लेम्ड सोशल वर्कर इन इंडिया। हमारे देश में ऐसी कोई कमी नहीं है जो कि अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि देश के अंदर ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्वालिफिकेशन की कमी है। इसी वजह से लोग दे कैन टेल देमसेल्फ एज ए सेल्फ अक्लेम्ड सोशल वर्कर। तो अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होंगे, रूल्स रेगुलेशंस होंगे, तो फिर कहीं ना कहीं सोशल वर्कर तभी कहलाएंगे। सोशल वर्कर कुड नॉट अचीव द स्टेटस। क्यों अचीव नहीं कर पाया? क्योंकि जो मैंने अभी बताया, बिकॉज लैक ऑफ स्टैंडर्ड, लैक ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, रिकग्निशन, जैसे बाकी के हैं, जैसे लॉ है, मेडिसिन है, या बाकी सेक्टर जो है डिसिप्लिन है, उनमें रिकग्निशन प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर डिसिप्लिन है, प्रॉपर वो चीज़ सोशल वर्क में नहीं है, इंडिया के अंदर स्पेशली। तो ये सही लिखा है। दूसरा लिखा है देयर इज द नो डेथ ऑफ सेल्फ अक्लेम्ड। ऐसे सोशल वर्कर की कमी नहीं है देश के अंदर जो कि अपने आप को सेल्फ अक्लेम्ड मानते हैं, उनको लगता है कि वो सोशल वर्कर है। तो ये क्या दिखाता है? यही दिखाता है कि देश के अंदर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस, क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ है नहीं, स्टैंडर्ड है नहीं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये कुछ प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से सोशल वर्क इंडिया के अंदर प्रोफेशनल स्टेटस अचीव नहीं कर पाया है।
ओके, क्योंकि प्रॉपर लैक ऑफ फॉर्मल रिकग्निशन नहीं है, एजुकेशन है, ऐसी कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बना है जो कि सोशल वर्क को एक प्रोफेशनल सोशल वर्क स्टेटस प्राप्त करा पाए। क्या आंसर होगा? सेकंड हो जाएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 86? कुछ लोग आंसर दे रहे हैं बिना क्वेश्चन नंबर के साथ। सत्या, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है बताइए? मुझे पता कैसे चलेगा? आप लोग पूरा लिखिए ना। क्लियर है 86? जी सर। बोलते जाइए और आंसर भी देना है। मुझे पता नहीं चल रहा है आप लोग क्लास में है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, in social group work assessment in both process and the product upon which the helping process is based। तो जो असेसमेंट है वो दोनों है, एक तो प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। अब बोल रहे हैं कि दूसरे में दिया है कि प्रोडक्ट कैसे है। प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट असेसमेंट इज अ वर्बल और रिटन असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ ग्रुप एंड इट्स मेंबर विच इज यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरवेंशन प्लान। देखिए, असेसमेंट अगर हम बात करें एज ए सर्व करेगा प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब हुआ कि हम वहाँ पर एवोल्यूशन करते हैं प्रॉपर तरीके से ग्रुप की डायनमिक्स का, ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, किस प्रकार का डायनमिक्स है, कम्युनिकेशन है, उसको एवोल्यूशन करना, उसका मूल्यांकन करना कहलाता है हमारा प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि जो फॉर्मल रिटेन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, जो समरी होगी, उस एवोल्यूशन की, उस मूल्यांकन की लिखित रूप से, वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा, वो आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही लिखा है, दूसरा भी सही लिखा है। इसमें लिख रहा है कि द प्रोडक्ट असेसमेंट ऑफ वर्बल और रिटन स्टेटमेंट ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है, क्लियर है आंसर क्वेश्चन नंबर 87? जल्दी जल्दी बताते जाइए। जी सर, क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटी जो है इनकॉर्पोरेट हुई है इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन पार्ट 4A। दूसरा लिख रहा है कि जो है आइडिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है वो रसिया से लिया गया, रसिया के संविधान से लिया गया है। इज इट राइट? उस टाइम पे सोवियत यूनियन था जब लिया गया था, तो ये दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89, bias in the data collection refer to the systematic influence that diminish the reliability and validity of data। दूसरा लिख रहा है कि बायस कैन बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इन द रिसर्च। हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि बायस ने पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते। यस सर। दैट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू कंप्लीट एलिमिनेट ऑल द बायसनेस इन द रिसर्च, क्योंकि रिसर्चर की खुद की अपनी सब्जेक्टिविटी होती है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती ही करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जो जहाँ सेकेंड स्टेटमेंट उसको देख लीजिए, ये वाला हो गया ऑप्शन 1, ये वाला। अब देखिए दोनों, ये देखिए ऑप्शन तो आगे आंसर आ गया ना अपना, ये वाला सी विल बी राइट आंसर। पहला तो सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? नो सर। ठीक है, सोशल स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया इज लो। भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति निम्न है। वीमेन एम्पावरमेंट कंट्रीब्यूशन टू द फैमिली इनकम इज नॉट रिकग्नाइज। पारिवारिक आय में महिलाओं के योगदान को मान्यता नहीं दी गई है। क्या आंसर होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से समाज के अंदर सोशल स्टेटस महिलाओं का कम है, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी है, एजुकेशन नहीं मिलती है, इसके अलावा अंडर रिप्रेजेंटेशन होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, उनकी भागीदारी कम होती है, पार्टिसिपेशन कम होता है। तो ये सब की वजह से जो है महिलाओं का स्टेटस जो है लो है इंडिया के अंदर। तो इसमें से एक कारण नीचे दिया हुआ है कि जो है उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है फैमिली के अंदर, हाउस वर्क है,
केयर गिविंग है, तो ये अनपेड वर्क, अनपेड लेबर वर्क कहलाता है। इसलिए आपका ये वाला करेक्ट है, इसकी वजह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है फॉर द सोशल स्टेटस वीमेन इज़ वेरी लो। बाकी और भी रीजन हो सकते हैं, वो पैट्रियार्कल नॉर्म्स हैं समाज के अंदर, शिक्षा की कमी है, एजुकेशन एम्पावरमेंट नहीं है, वायलेंस इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन, कल्चरल और दी रिलीजियस प्रैक्टिसेस इस प्रकार की हैं कि जहाँ पर सामाजिक स्थिति स्टेटस महिलाओं का कम है। तो ये आपका पहला वाला करेक्ट हो गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आज की क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नया क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, ओके सर। चलिए, गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके, मैं अभी ग्रुप में शेयर करूँगा कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन पेपर, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना या सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।